हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे कैसे प्रधानमंत्री मोदी और सनातन के खिलाफ आग उगलने का मिला इनाम। बताएंगे कुछ प्रमुख अमेरिकी पत्रकारों को चीन यूनाइटेड स्टेट्स एक्सचेंज फाउंडेशन की ओर से चीन की प्रायोजित यात्राओं पर भेजा गया दोस्तों, और इसका मंसूबा जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि चीन अपने मकसद को पूरा करने के लिए अमेरिकी मीडिया कर्मियों का कर रहा था इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा जानकर रह जाएंगे आप हैरान और जाएंगे चौंक। वहीं आपको बताएंगे क्या भारतीय रुपए में रशिया का कर्ज उतारेगा बांग्लादेश। चीन का युआन हुआ फेल अमेरिकी प्रतिबंधों में, इंडियन करेंसी बनेगी क्या सहारा। दोस्तों क्या है जानकारी, तो वहीं क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के न्योते को ठुकराने का जोखिम लेंगे तारिक रहमान। ब्रिक्स समिट में आने पर ढाका में क्यों है असमंजस यानी कंफ्यूजन, बताएंगे सबसे बड़ी अहम जानकारी। वहीं भारत ने इस मामले में चीन को पछाड़ा दोस्तों, इस मामले में बना दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर देश। बताएंगे किस चीज में निकला अपना भारत चीन से भी आगे दोस्तों। तो वहीं मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का बड़ा ही सरप्राइज अटैक, ट्रंप हुए गुस्से से लाल। वहीं आपको बताएंगे क्या कॉकरोच जनता पार्टी की अब खैर नहीं एक्शन में दिखाई दे रही है केंद्र सरकार। दोस्तों अजित डोभाल आईबी चीफ के साथ अमित शाह जी की मुलाकात, क्या होने वाला है कुछ बड़ा, क्या अब एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। इस प्रोटेस्ट के बाद बहुत बड़ी बैठक की बहुत बड़ी जानकारी आपको सबसे पहले बताएंगे, जो कोई भी नहीं बताएगा दोस्तों। साथ में अगर आप भी एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं घर के लिए, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और गौर करने वाली जानकारी लेकर आए हैं। बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत के संप्रभुता, अखंडता और भारत की ताकत का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि भारत की खिलाफी करने वाले चाहे देश या व्यक्ति किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां दोस्तों हाल ही में सब स्टैक पर प्रकाशित एक खोजी रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि कुछ प्रमुख अमेरिकी पत्रकारों को चीन यूनाइटेड स्टेट्स एक्सचेंज फाउंडेशन बोले तो CUSEF की ओर से चीन की प्रायोजित यात्राओं पर भेजा गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन यात्राओं का मकसद अमेरिकी मीडिया में चीन के पक्ष में माहौल बनाना था। यह रिपोर्ट नताली विंटर्स ने लिखी है। इसमें उन अमेरिकी पत्रकारों के भी नाम बताए गए हैं जिन्होंने ये प्रायोजित यात्राएं की थी। दोस्तों इस सूची में भारतीय मूल की अमेरिकी पत्रकार, कॉलम लेखक और नीति विश्लेषक शिखा डालमिया का नाम भी शामिल है। ये रिपोर्ट अमेरिका के फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट बोले तो फारा के तहत दाखिल दस्तावेजों पर आधारित है। इन दस्तावेजों के मुताबिक CUSEF ने वॉशिंगटन की कुछ लॉबिंग फर्मों को इस उद्देश्य से नियुक्त किया था कि अमेरिकी मीडिया में चीन के पक्ष में सकारात्मक खबरें और संदेश बढ़ाए जा सके। नताली विंटर्स के अनुसार फारा के दस्तावेजों में उन अमेरिकी पत्रकारों के नाम सीधे नहीं लिखे गए थे जिन्हें चीन की ओर से प्रायोजित यानी स्पॉन्सर्ड यात्राओं पर भेजा गया था। इन पत्रकारों की पहचान करने के लिए उन्होंने फारा के रिकॉर्ड का मिलान पुरानी यात्रा सूची, कार्यक्रमों के ब्रोशर और लॉबिंग से जुड़े दस्तावेजों से किया। उन्होंने चीन एक्सचेंज कार्यक्रमों में शामिल लोगों की पुरानी सूची देखी, मीडिया से जुड़े आंतरिक दस्तावेजों की जांच की और उन पत्रकारों के आर्टिकल भी पढ़े जो उन्होंने चीन यात्रा के बाद लिखे थे। विंटर्स के मुताबिक इन आर्टिकल में चीन को लेकर अपेक्षाकृत सकारात्मक रूप दिखाई देता है। इन आर्टिकल्स में शिक्षा डालमिया का एक आर्टिकल भी शामिल था जिसकी हेडलाइन है चाइना बैशिंग इज फॉर लूजर्स, जिसको आप सामने देख पा रहे हैं दोस्तों। फोर्ब्स की ये रिपोर्ट, फोर्ब्स की ये हेडलाइन, ये लेख फोर्ब्स में प्रकाशित हुआ था। शिखा डालमिया ने ये लेख उसी साल लिखा था जिस साल उन्होंने चीन की यात्रा की थी। इस आर्टिकल में उन्होंने कहा था कि उस समय चुनावी माहौल में चीन की आलोचना करना अमेरिका की दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक तरह का राजनीतिक चलन बन गया था। उन्होंने लिखा कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही चीन विरोधी रुख अपनाकर अपनी ही नुकसान की नींव रख रहे हैं। चीन को लगातार निशाना बनाने के बजाय उन्हें उसके साथ व्यापार के फायदों पर बात करनी चाहिए। चीन को लेकर ज्यादा समझदारी वाला नजरिया अपनाने के पक्ष में सिर्फ मजबूत आर्थिक वजह ही नहीं बल्कि मजबूत राजनीतिक वजह भी है। इससे पहले आर्टिकल में शिखा डालमिया ने विस्तार से ये तर्क दिया था कि चीन की लगातार आलोचना करना अमेरिकी नेताओं और देश दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
जिनको नहीं पता कि शिखा डालमिया कौन है उनको बता दे। शिखा डालमिया भारतीय मूल की अमेरिकी पत्रकार हैं, कॉलम लेखक और नीति विश्लेषक भी हैं। उनके लेख रीजन, दी वीक, दी न्यूयॉर्क टाइम्स, दी वॉल स्ट्रीट जर्नल, यूएसए टुडे और ब्लूमबर्ग ओपिनियन जैसे प्रकाशनों में छप चुके हैं। दोस्तों, शिखा डालमिया अपने उन आर्टिकल्स के लिए भी जानी जाती है जिनमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और हिंदुत्व विचारधारा की आलोचना की है। उन्होंने कई ऐसे आर्टिकल्स में यह भी दावा किया है कि मोदी सरकार ने भारत के उदार लोकतांत्रिक यानी लिबरल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को कमजोर किया, धार्मिक बहुलता को नुकसान पहुंचाया और बहुसंख्यक राजनीति को बढ़ावा दिया। फरवरी 2020 की अगर बात करें तो उसमें जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत दौरे पर आए थे तब शिखा डालमिया ने कुछ ऐसा हेडलाइन दिया था, वाइल ट्रंप वॉज प्रेजिंग मोदी फॉर रिलीजियस फ्रीडम, मोदी सपोर्टिंग हिंदूज स्लॉटर्ड मुस्लिम इन द स्ट्रीट्स। इस हेडलाइन के साथ एक आर्टिकल लिखा था दोस्तों। उस आर्टिकल में उन्होंने दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों के बारे में लिखा और दंगों का अपना ही तोड़ मरोड़ और लीपापोती किया हुआ वर्जन पेश किया। उन्होंने दावा किया कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और हिंदू उग्रवादियों के बीच झड़प हुई थी। उस आर्टिकल में शिखा डालमिया ने नागरिकता संशोधन कानून बोले तो सीएए को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी योजना बताया जिसका उद्देश्य भारत के 14 करोड़ मुस्लिमों में से बड़ी संख्या को नागरिकता के अधिकार से वंचित करना और संभवतः उन्हें डिटेंशन कैंपों में भेजना था। 2020 का ये आप हेडलाइन देख पा रहे होंगे दोस्तों, रीजन में ये आर्टिकल छपा हुआ था। डालमिया ने लिखा कि हिंदू उग्रवादियों ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में मुस्लिमों के घरों पर पेट्रोल बम फेंके, एक मस्जिद में आग लगा दी और उस पर हिंदू झंडा फहरा दिया, साथ ही मुस्लिमों की दुकानों में लूटपाट की। इसके अलावा डालमिया ने लिखा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद भारत में मुस्लिम विरोधी हिंसा एक दुखद लेकिन आम बात बन चुकी है। यानी लगातार दोस्तों वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार और मोदी पार्टी बीजेपी की लगातार आलोचना करती आई है और अब उसको चीन की तरफ से स्पॉन्सर्ड किया गया ताकि वो चीन के लिए पॉजिटिव बात लिखे और दुनिया ये कहे कि एक अमेरिकी पत्रकार चीन के लिए पॉजिटिव बात कह रहा है, मतलब चीन में कुछ पॉजिटिव तो होगा ही होगा, लेकिन पीठ पीछे क्या चल रहा था ये शायद दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए ये खबर सबसे पहले हमने आपको बताया है। जहां पीएम मोदी और सनातन के खिलाफ आग उगलने वाले को मिला है चीन की तरफ से बड़ा इनाम, यानी प्रधानमंत्री मोदी और हिंदुत्व को लेकर शिखा डालमिया की लगातार आलोचनाओं को चीन की ओर से प्रायोजित इस यात्राओं से जुड़े खुलासे के संदर्भ में देखा गया है। दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर, जहां पर कभी कभी चीजें जो होती है वो समझ में नहीं आती और समझ में वही आती है जो दिखाया जाता है। और इस बात का सबसे बड़ा खुलासा क्या है दोस्तों, नताली विंटर्स ने अपनी रिपोर्ट में जो हमने आपको बताया है। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय, शिखा डालमिया को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। रिक्वेस्ट है, मानते हैं कि अपना भारत बेस्ट है तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है तो अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। वहीं आपको बता दें अगली बड़ी चौंकने वाली खबर, क्या भारतीय रुपए में रशिया का कर्ज उतारेगा बांग्लादेश, चीनी युआन हुआ फेल, अमेरिकी प्रतिबंधों में इंडियन करेंसी बनेगी सहारा। दोस्तों, बांग्लादेश के साथ व्यापार और किस्त लेने में भारतीय रुपया रशिया के काम आ सकता है अमेरिकी प्रतिबंधों से पार पाने के लिए। रशिया की नजर बांग्लादेश के साथ भारतीय रुपए में व्यापार करने पर है। हालांकि इस पर चीजें फाइनल नहीं हुई है अभी तक, इसको लेकर सिर्फ प्रस्ताव सामने आया है। ये प्रस्ताव इसलिए दिया गया है क्योंकि चीनी युआन में रूस को भुगतान करने की ढाका की योजना अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते सफल नहीं हो पाई है। भारत ने इस मुद्दे पर अभी कोई टिप्पणियां नहीं की है। दोस्तों, एनडीटीवी के मुताबिक रूस और बांग्लादेश के बीच आपसी व्यापार का निपटान भारतीय रुपए में करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें एक खास पेमेंट सिस्टम बनाना शामिल है जिसके तहत ढाका में रूसी बैंक की ब्रांच खोली जाएगी। बांग्लादेश के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और सरकारी अधिकारी इस प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। यह प्रस्ताव रूसी बैंकों और अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण लेन देन में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए है। बांग्लादेशी सरकार रशिया को कर्ज की किस्तों का भुगतान नहीं कर पा रही है। रूसी बैंकों पर प्रतिबंधों के कारण बांग्लादेश भुगतान करने में पिछड़ा है। ये किस्तें रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए लिए गए लोन के भुगतान का हिस्सा है। ये प्लांट ढाका से 160 किलोमीटर दूर पबना जिले के ईश्वरदी उपजिला के रूपपुर में पद्मा नदी के किनारे है। फिलहाल दोस्तों, बांग्लादेश लोन की किस्तें रशिया के नाम पर खोले गए सोनाली बैंक के खाते में जमा कर रहा है, जो भुगतान के लिए एक
मुद्री व्यवस्था है, ये फंड अभी तक रूस को ट्रांसफर नहीं किए गए हैं और इस वजह से प्रोजेक्ट के लिए भुगतान का मुद्दा अनसुलझा बना हुआ है। रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है दोस्तों। अब ऐसे में बांग्लादेश के इकोनॉमिक रिलेशंस डिवीजन बोले तो ERD के अधिकारियों ने बताया है कि भारतीय रुपए में लेन देन के प्रस्ताव पर सितंबर या अक्टूबर में होने वाली बांग्लादेश रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन की बैठक में चर्चा होने की संभावना है। सहमति बनती है तो भारतीय रुपए में दोनों देशों में लेन देन होगा। ऐसा होता है दोस्तों, यानी भारतीय रुपए में अगर रशिया का कर्ज उतारा जाता है बांग्लादेश की ओर से तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा अच्छा कदम होगा भारत की ओर। बांग्लादेश हाथ बढ़ाएगा। क्या इस मुद्दे पर आपकी राय दोस्तों, वहीं आपको बता दें। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के न्योते को ठुकराने का जोखिम लेंगे तारिक रहमान? ब्रिक्स समिट में आने पर ढाका में क्यों है कंफ्यूजन, असमंजस, बता दें। भारत ने बीमस्टेक के मौजूदा चेयरमैन के तौर पर बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमान को ब्रिक्स समिट के आउटरीच सेशन में शामिल होने के लिए न्योता दिया है। ये समिट सितंबर में नई दिल्ली में होनी तय है, लेकिन बांग्लादेश ने अभी तक इस बारे में कोई भी फाइनल फैसला नहीं लिया है। ढाका की ओर से ये साफ नहीं है कि तारिक रहमान न्योता स्वीकार करेंगे, यानी समिट में हिस्सा लेंगे या फिर तारिक दिल्ली नहीं आएंगे। वहीं एक्सपर्ट्स ने इसे तारिक रहमान के लिए एक ऐसा मौका कहा है जिसे भुनाना चाहिए। बांग्लादेशी अखबार प्रथोमोलो ने सरकार के एक उच्च स्तरीय सूत्र के हवाले से बताया है कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान अभी इस पर असमंजस में है। वो विदेश मंत्री खलीलुर रहमान से सलाह मशविरा करने के बाद फैसला ले सकते हैं। विदेश मंत्री खलीलुर रहमान अमेरिका, फिलीपींस और मालदीव के दौरे के बाद मंगलवार को ढाका लौटे हैं। बांग्लादेश के राजनयिक जानकारों के अनुसार ब्रिक्स आउटरीच सेशन में बांग्लादेश की भागीदारी सिर्फ एक मल्टीलेटरल मीटिंग में शामिल होने का मामला नहीं है। कई सालों से बांग्लादेश ब्रिक्स का सदस्य बनने में दिलचस्पी दिखा रहा है और गुट के सदस्य देशों से समर्थन मांग रहा है। ऐसे में यह मीटिंग उसके लिए एक बहुत बड़े मौके की तरह है दोस्तों। देखते हैं क्या होता है। तारिक रहमान ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए भारत की यात्रा पर आते हैं कि नहीं आते हैं? पीएम मोदी के न्योते को ठुकराने का जोखिम लेते हैं या फिर भारत से कदम मिलाते हैं? यह देखने वाली बात रहेगी। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या तारिक रहमान भारत की यात्रा पर आएंगे समिट में शामिल होने के लिए? जो भी लगता हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां भारत ने इस मामले में पछाड़ा चीन को, बना दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर देश। दोस्तों वैसे तो चीन कई मामलों में भारत से आगे रहता है, फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई और मेकिंग हो या फिर चाइनीज फूड आइटम्स की देश भर में मांग, हर चीज में चीन भारत आगे रहता है। यहाँ तक कि भारत में भी चाइनीज प्रोडक्ट्स का मार्केट इतना बड़ा है कि देखने वाले देखते रह जाते हैं। लेकिन हाल ही में एक मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। यह उपलब्धि भारत ने समुद्री क्षेत्र में हासिल की है दोस्तों। अब आप कहेंगे किस मामले में भारत ने चीन को पछाड़ा है, तो आपको बता दें। दरअसल हाल ही में बीम्स को ICS सीफेरर वर्क फोर्स की साल 2026 की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा नाविक देने वाला देश बन गया है। भारत ने इस मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत से अब दुनिया के समुद्री कार्यबल में 3,11,936 नाविक यानी सीफेरर्स जुड़े हैं। भारत की वैश्विक समुद्री कार्यबल में हिस्सेदारी बढ़कर 12.16% हो गई है। भारत से आगे सिर्फ फिलीपींस है। भारत के बाद चीन, रशिया और इंडोनेशिया का नंबर आता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुल नाविकों में 1,40,718 ऑफिसर्स हैं। ये दुनिया के कुल समुद्री ऑफिसर्स का 13.41% है। वहीं 1,71,218 भारतीय रेटिंग्स है, जो दुनिया भर के मर्चेंट जहाजों पर काम करने वाले रेटिंग्स का 11.29% है। यानी रेटिंग से मतलब जहाज पर काम करने वाले उन कर्मचारियों से है जो अलग अलग तकनीक और सहायक जिम्मेदारियां संभालते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें मिडल ईस्ट में US ठिकानों पर ईरान का सरप्राइज अटैक। तो गुस्से से लाल हुए ट्रम्प, कहा ऐसा जख्म दूंगा हमारी चोट बहुत बुरी होगी, हम उन्हें पस्त कर देंगे। जी हाँ, ईरान की ओर से मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागने के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने तेहरान को बहुत बड़ी धमकी दे दी। ट्रम्प ने कहा कि ईरान को इन हमलों के गंभीर से गंभीर परिणाम भुगतने
होंगे। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि हम उन्हें पस्त कर देंगे, हम उन्हें गहरा जख्म देंगे, हमारी चोट बहुत बुरी होगी। ट्रंप का यह बयान तब आया जब अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने ईरान की हर मिसाइल को टारगेट पर लगने से पहले ही रोक दिया था। ट्रंप ने मिसाइल स्ट्राइक को सरप्राइज अटैक बताया और कहा कि बैलिस्टिक मिसाइलों के जॉर्डन में यूएस बेस तक पहुंचने से पहले अमेरिकी सैनिकों के पास जवाब देने के लिए सिर्फ कुछ ही मिनट थे। ट्रंप के अनुसार उन्होंने फुटेज देखी जिसमें यूएस के लोग आने वाली मिसाइलों को रियल टाइम में ट्रैक कर रहे थे, उनके कोऑर्डिनेट्स बता रहे थे और इंपैक्ट से पहले उनको रोक रहे थे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ने यह पक्का किया कि ईरान की कोई भी फायरिंग अंदर ना जाए। इस हमले में अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही चल रहे तनाव की एक नई लहर को न्योता दे दिया गया है। दोस्तों, आप यूएस सेंट्रल कमांड का ये ट्वीट भी देख पा रहे होंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, वहीं आपको बता दे कल तक जानकारी आ रही थी कि हॉर्मुज पर अब टोल या फीस वसूलेगा ईरान, साथ में ओमान भी ऐसा ही करेगा। लेकिन आज जानकारी जो आ रही है वो ये कि हॉर्मुज के साथ साथ, या यूं कहे कि हॉर्मुज ही नहीं बल्कि अब बाल अल मंडेब में भी टोल लगेगा। दोस्तों, ईरान की सलाह पर जहाजों से फीस लेने की तैयारी में हूती विद्रोही मुश्किल में फंस गया सऊदी। दोस्तों बता दें, यमन के हूती विद्रोही दक्षिणी लाल सागर में बाब अल मंडेब से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों से टोल वसूल सकते हैं। यमन के एक बड़े हिस्से में प्रशासन संभाल रहा ये गुट इस पर विचार कर रहा है। ये इसी तरह का प्लान हो सकता है जैसा ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए बनाने की बात कही है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद साफ किया है कि हॉर्मुज यातायात पर उसका नियंत्रण होगा। हॉर्मुज और बाब अल मंडेब दुनिया के बेहद जरूरी समुद्री रूट हैं। मामले की जानकारी रखने वाले क्षेत्रीय सूत्रों के हवाले से की गई रिपोर्ट में रॉयटर्स ने कहा है कि हूती जहाजों पर फीस लगाने पर विचार कर रहे हैं। ये कदम सऊदी अरब पर नौसैनिक नाकाबंदी की घोषणा के बाद उठाया जा रहा है। ईरान समर्थक हुतियों ने 20 जुलाई को सऊदी के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी की थी। ऐसा करते हुए उन्होंने ईरान युद्ध में अमेरिका और सहयोगियों के खिलाफ नया मोर्चा खोला और टैंकरों पर हमले बढ़ा दिए। यानी अब तक हॉर्मुज से टोल लेने की फीस लेने की बात चल ही रही थी कि अब अल मंडेब से भी ऐसा करने की जानकारी सामने आ रही है। दोस्तों, जहां सऊदी पर तगड़ा दबाव बढ़ेगा, यानी कि बाब अल मंडेब स्ट्रेट के रास्ते में किसी भी तरह की बाधा पैदा हो जाने से सऊदी अरब के हाथ से हॉर्मुज का एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्ग जो है वो निकल जाएगा। दोस्तों, ऐसा होता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर चिंताएं और ज्यादा तेज हो सकती हैं। इससे न केवल सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा बल्कि विश्व बाजार में तेल कीमतों में उतार चढ़ाव की आशंका भी बढ़ जाएगी। ये थी इस मुद्दे पर सबसे बड़ी और अहम जानकारी। दोस्तों, आपकी क्या है राय, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और यही कारण है कि अपना भारत लगातार अब दूसरे देशों को विकल्प बनाता दिखाई दे रहा है, खाड़ी देशों को छोड़कर, क्योंकि भारत बहुत अच्छे से जानता है कि ये युद्ध इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला, क्योंकि इनके बीच जो कंडीशंस हैं दोस्तों, वो ना तो अमेरिका जल्दी मानेगा ना ईरान अमेरिका की मानेगा। इसी बीच चौंकाने वाली जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है वो ये कि शांति का दावा कर चुपके से ईरान की मदद कर रहा है चाइना। पाकिस्तान के रास्ते तेहरान पहुंचने वाले हैं 400 एयर डिफेंस सिस्टम। आखिर कैसे हुआ सीक्रेट डील का भंडा फोड़, बता दें। पश्चिम एशिया जंग में अमेरिका को टक्कर देने के लिए चीन मजबूती से ईरान के साथ खड़ा है। वो ईरान को युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों के जरिए काफी मदद पहुंचा रहा है। वहीं अब ईरान को कुछ ही हफ्तों में चीन की ओर से शोल्डर लॉन्च मिसाइल सिस्टम मिलने वाला है। दोस्तों, रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इस समझौते से परिचित 3 सूत्रों ने जानकारी दी है। बताया है कि ईरान को कुछ ही हफ्तों में चीन की ओर से बनी 400 शोल्डर लॉन्च एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चरों की पहली खेप मिलने की उम्मीद है। 60 से 70 मिलियन डॉलर की ये डील पश्चिम एशिया जंग में ईरान के अपने एयर डिफेंस को मजबूत करने की सबसे बड़ी कोशिशों में से एक है। रिपोर्ट के अनुसार चीन ईरान के इस कॉन्ट्रैक्ट में चीन की ओर से बनाए गए QW-12 और FN-16 मिसाइलों समेत 300 से 400 मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा गया है। रॉयटर्स के अनुसार सूत्रों ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा है कि यह समझौता हांगकांग स्थित झोंग किंग बाओशांग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट नाम की एक कंपनी के साथ हुआ है, जो ईरान और चीनी सप्लायर्स के बीच मीडिएटर का काम कर रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय की ओर से फिलहाल इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है, जबकि चीनी विदेश मंत्रालय ने इस तरह की रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए कहा है कि चीन ने शांति को बढ़ावा देने और संघर्ष को समाप्त करने में लगातार भूमिका निभाई है। यानी जब खुलासा होता है, जब इनकी पोल खुल जाती है, तो ये लोग जानकारी को भ्रामक और झूठा बताने लगते हैं। क्या है इस पर आपकी राय दोस्तों, वहीं आपको बता दें।
ब्लैक सी में फंसे भारतीयों के सवाल पर चिढ़ गया यूक्रेन दोस्तों, कहने लगा जयशंकर तो फोन तक नहीं उठाते, आप रशिया से ही पूछिए। जी हां, ब्लैक सी में जारी रूस यूक्रेन जंग के बीच कई भारतीय नाविक फंसे हुए हैं, एक की जान जा चुकी है, जिस पर भारत सरकार ने कड़ी नाराजगी जताई है। इस बीच खुद पर बात आती देख यूक्रेन का सब्र जवाब दे गया और उसकी चिढ़ साफ साफ झलकने लगी। भारतीय नाविकों वाला जहाज इस वक्त यूक्रेन के चोर्नोमोर्स्क पोर्ट पर खड़ा है, फिर भी यूक्रेन उल्टा भारत सरकार को ही रूस से सवाल पूछने की नसीहत दे रहा है। यूक्रेन ने भारत के विदेश मंत्रालय पर ही पलटवार करते हुए सवाल दाग दिया कि क्या भारत दोबारा रूसी राजदूत को तलब करेगा। दोस्तों, ब्लैक सी के चोर्नोमोर्स्क पोर्ट पर रशिया के मिसाइल और ड्रोन हमलों के साए में MV आमिर एक नाम से कार्गो जहाज पर 13 भारतीय क्रू मेंबर्स फंस गए। भारत में स्थित यूक्रेन के दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भारी भरकम बयान जारी किया है। यूक्रेन का कहना है कि रूस लगातार ब्लैक सी के नागरिक बंदरगाहों और जहाजों को अपना निशाना बना रहा है। इन हमलों की वजह से समंदर में काम कर रहे बेकसूर मर्चेंट नेवी के कर्मचारियों की जान खतरे में है और कई भारतीय नाविक अपनी जानें गंवा चुके हैं या गंभीर रूप से घायल हैं। यूक्रेनी दूतावास के बयान के मुताबिक इस वक्त चोर्नोमोर्स्क पोर्ट पर फंसे MV आमिर एक जहाज के 13 भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर भारी अनिश्चितता बनी हुई है। यूक्रेन का दावा है कि उसके स्थानीय अधिकारी फंसे हुए भारतीय क्रू मेंबर्स को हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं और इस सिलसिले में यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास के साथ लगातार संपर्क में है। दोस्तों, यूक्रेन की चिढ़ जो है वो इस बात पर भी साफ दिख रही है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अब तक उनके कॉल का कोई जवाब नहीं दिया है। जारी बयान में यूक्रेन ने खुलकर निराशा जाहिर की है कि उनके विदेश मंत्री ने ब्लैक सी की सुरक्षा पर जयशंकर से फोन पर बात की गुजारिश की थी, पर भारत की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने भारत के शिपिंग महानिदेशालय की सुरक्षा एडवाइजरी पर भी उंगली उठाते हुए सीधे विदेश मंत्रालय पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं आपको बता दे दोस्तों, पीओके में जुल्म के खिलाफ ब्रिटेन में प्रोटेस्ट, पाकिस्तानी दूतावास के बाहर जमा किए जूते चप्पल। जी हां, पीओके हिंसा को लेकर ब्रिटेन में बड़ा विरोध, लोगों ने पाकिस्तानी दूतावास के बाहर बड़ा प्रदर्शन किया। दोस्तों, दरअसल पीओके में हाल ही में हिंसा का मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गूंजने लगा है। ब्रिटेन के बर्मिंघम में रहने वाले ब्रिटिश कश्मीरियों ने पाकिस्तान के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के वाणिज्य दूतावास के बाहर अपने जूते रखकर विरोध जताया और आरोप लगाया कि रावला कोर्ट में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सुरक्षा बलों ने गोलियां चलाई। उनका कहना था कि आम नागरिकों पर हो रही कार्रवाई तुरंत के तुरंत रोकी जाए और मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारे लगाए और रावला कोर्ट में हुई फायरिंग के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की। उनका कहना था कि पीओके में विरोध की आवाज को बल प्रयोग से दबाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी इस मामले का संज्ञान लेने और इस इलाके की स्थिति पर निष्पक्ष जांच कराने की अपील की। वहीं पीओके पर भारत ने भी दो टूक संदेश दिया। दोस्तों, अमेरिकी अखबार की हेडलाइन, पाकिस्तानी कश्मीर पर जताई आपत्ति, साफ कर दिया अपना रुख। भारतीय दूतावास ने न्यूयॉर्क टाइम्स को ये तगड़ी लताड़ लगाई। जी हां, अमेरिका में भारतीय दूतावास ने न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर के शीर्षक यानी टाइटल पर कड़ी आपत्ति जताई है। दूतावास ने स्पष्ट कह दिया है कि पाकिस्तानी कश्मीर जैसा कोई क्षेत्र है ही नहीं, केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके है। भारत ने दोहराया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत है। दूतावास ने कहा है कि पाकिस्तानी कश्मीर जैसी कोई इकाई मौजूद नहीं है, केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके ही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, वही बता दें। एक्शन मोड में आई भारत की केंद्र सरकार, अजीत डोभाल आईबी चीफ के साथ अमित शाह जी की बहुत बड़ी मुलाकात। दोस्तों, क्या कुछ होने वाला है बड़ा, बता दे। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी वाले तो आराम से वापस अपनी दुनिया में चले गए, लेकिन प्रदर्शन में आए जेनजीज फंस चुके हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में देश की सेना से लेकर सरकार को अब शब्द कहने वाले अब रो रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। कॉकरोच पार्टी वाले भले ही कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों पर से केस वापस होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सुन्न है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से मना करना और उसके खिलाफ खड़े होना दो अलग बातें हैं और इसी वजह से हंगामा करने वाले प्रदर्शनकारियों की अब टेंशन बढ़ गई है। प्रदर्शन करना सभी का अधिकार है, लेकिन इसके नाम पर जिस तरह से हिंसा और गुंडई हुई है उससे आम जनता भी गुस्से में है। प्रदर्शन में हंगामा करने वालों को अब पब्लिक भी अपने हिसाब से सबक सिखा रही है, माफी भी मंगवा रही है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के बाद अब कॉकरोच पार्टी वाले अगले प्लान में जुट गए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत
कैद के साथ नया गठबंधन कर रहे हैं, सरकार को चारों तरफ से घेरने की बात कर रहे हैं। उधर कॉकरोच पार्टी वाले अपने खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। भाई आपके प्रदर्शन में क्या क्या नहीं कहा गया जिसे आपने कुल बताया था, लेकिन जब कंगना रनौत जैसी अभिनेत्री आपको कुछ कहती है तो आपको मिर्ची लग जाती है। जैसा किया है वैसा ही आपके साथ हो रहा है, तो परेशान क्यों हो रहे हो। ऐसे में अब आपको बता दे दोस्तों कि कैसे सरकार एक्शन में आ गई है और किस तरह से सोशल मीडिया से लेकर गुंडई करने वालों पर एक्शन हो रहा है। दरअसल प्रोटेस्ट को लेकर हो रहे एक्शन पर मचे बवाल के बीच कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद भवन में बड़ी बैठक की। इस बैठक में शामिल होने के लिए एनएसए अजीत डोभाल जी भी संसद पहुंचे। ऐसे में इस बैठक को मौजूदा हालात में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। खबर है कि अमित शाह ने गृह सचिव और आईबी चीफ के साथ करीब 40 मिनट तक बैठक की है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के डीजी भी मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में इंटरनल सिक्योरिटी के साथ सुरक्षा एजेंसियों के कोऑर्डिनेशन पर भी चर्चा हुई। इंटरनल सिक्योरिटी को और मजबूत करने की रणनीति तैयार करने पर भी बैठक में मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के बाद अमित शाह जी ने एनएसए अजीत डोभाल के साथ मुलाकात की। इससे साफ पता चल रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है इन हिंसा करने वालों को मजा चखाने का, जहां पर सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वहीं दोस्तों पैलेट गन पर सियासी फायरिंग, राहुल ने अमित शाह पर लगाए आरोप, तो बीजेपी ने तुरंत दिया जवाब। राहुल ने कहा कि बिना गृह मंत्री की मंजूरी के गोलियां नहीं चल सकती। छात्रों पर पुलिस एक्शन पर राहुल गांधी ने अमित शाह को घेरने का प्रयास किया। लोकसभा में बुधवार को एंटी पेपर लीक विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया। हालांकि इस दौरान सदन में भारी हंगामा देखने को मिला। इसके कुछ देर बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के इंदिरा भवन में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। राहुल गांधी ने इस दौरान कई बातों को रखा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन से शूट किया गया। पैलेट शूट करने का आदेश गृह मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। दिल्ली पुलिस खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। ऐसे में इसकी जिम्मेदारी भी एमएचए की होती है। राहुल गांधी ने कहा कि हमको जानना है कि आखिर पैलेट गन की परमिशन किसने दी। राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह को हटाया जाना चाहिए। तो वहीं राहुल गांधी के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी केवल तथ्यों को भटकाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संबित पात्रा ने कहा कि लोकसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पर चर्चा के दौरान कुल 45 लोगों को बोलने का मौका दिया गया। इसमें राहुल गांधी को भी बोलने का पूरा मौका दिया गया। संबित पात्रा ने इस दौरान कहा कि राहुल गांधी गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगा रहे हैं कि वो लगातार पुलिस वालों से बात कर रहे थे। क्या राहुल गांधी गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस में बैठे थे? संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास करते हैं। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने जो भ्रम फैलाया है इसके लिए उनको माफी मांगनी होगी। आप क्या कहते हैं दोस्तों, अपनी राय दीजिएगा इस मुद्दे पर। तो वहीं आपको बता दें एलपीजी यूजर्स के लिए बहुत बड़ी जानकारी। ई-केवाईसी सब्सिडी और गैस कनेक्शन बंद होने वाले मैसेज से रहे सावधान। इस बैंक ने दी बड़ी चेतावनी। दोस्तों अगर आपके मोबाइल पर कभी ऐसा मैसेज आ जाए कि आपका एलपीजी कनेक्शन बंद होने वाला है, केवाईसी तुरंत अपडेट करें या गैस सब्सिडी रोक दी गई है, तो बिना चेक करे उस पर भरोसा करना आप पर भारी पड़ सकता है। देश भर में एलपीजी से जुड़े ऑनलाइन फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों को स्पेशल अलर्ट जारी किया है। बैंक के मुताबिक साइबर ठग अब लोगों की गैस कनेक्शन, एलपीजी सब्सिडी और केवाईसी अपडेट जैसी जरूरी सेवाओं का डर दिखाकर उन्हें फर्जी लिंक पर क्लिक करने के लिए मजबूर कर रही है। कई मामलों में लोग फेक वेबसाइट पर अपनी बैंकिंग जानकारी, ओटीपी या यूपीआई पिन तक दर्ज कर देते हैं, जिसके बाद उनके खाते से पैसे गायब हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों ऐसा कोई भी मैसेज आए तो बिना इसे सत्यापित करे इस पर क्लिक मत कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये सारी खबर अच्छी लगी होगी। जरा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को, जहाँ पर भी आपका ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर शेयर कर दीजिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।